हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पे पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो होने वाली है करंट अपडेट्स की वीडियो। आज डेट क्या है? 17 अप्रैल 2023। तो 17 अप्रैल 2023 के करंट अपडेट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आज का पहला करंट अपडेट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस वंदे मेट्रो बाय दिसंबर 2023। तो यूनियन गवर्नमेंट मतलब दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर केंद्रीय सरकार। जो आपकी केंद्रीय सरकार है हमारी, वो क्या प्लान कर रही है? वो प्लान कर रही है इंट्रोड्यूस करने का। क्या इंट्रोड्यूस करने का? वंदे भारत जो मेट्रो है, ठीक है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे वंदे मेट्रो की बात हो रही है, ठीक है। उसी का मेट्रो वर्जन, जो वंदे भारत आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है उसी का मेट्रो वर्जन इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। कब तक? दिसंबर 2023 तक। कब तक बात हो रही है? दिसंबर 2023 तक। अच्छा, ये चीज किसने बताई है? ये बताई है रेलवे मिनिस्टर ने। रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी विश्वनाथ। कौन? अश्वनी विश्वनाथ, रेलवे मिनिस्टर। इन्होंने ये बात बताई है कि दिसंबर 2023 तक प्लान किया जा रहा है कि वंदे मेट्रो जो है इसको लॉन्च कर दिया जाए। देखिए, वंदे एक्सप्रेस जब लॉन्च करी गई थी फरवरी 2019 में, अब तक टोटल 14 लॉन्च हो चुकी हैं और 3-4 अभी लाइन में है जो अगले कुछ महीनों में लॉन्च हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो वंदे एक्सप्रेस है ना, इनके रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी ट्रेन ये चल रही है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये, ठीक है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये, और जो है लोगों को पसंद आ रही है ये ट्रेन, ठीक है। तो लोगों को पसंद आ रही है तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा रहा है और अब इसको मेट्रो वर्जन में भी लॉन्च किया जा रहा है। इसीलिए इसको सरकार के द्वारा मेट्रो वर्जन में भी लॉन्च किया जा रहा है। अब देखिए, मेट्रो ट्रेन आपने दिल्ली, नोएडा यहाँ पे देखी होगी, और भी बहुत सारी जगह, लखनऊ में है, मेरठ में बन रही है ना, और भी बहुत सारी जगह है दिल्ली में, मतलब मेट्रो, दिल्ली मेट्रो नहीं, दिल्ली मेट्रो तो दिल्ली में ही है, मेट्रो बहुत सारी जगह है, ठीक है। तो आपने मेट्रो देखी होगी, है ना, एक सिटी को आपस में पूरी कनेक्ट करती है, वो एक सिटी के एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करती है। इसी तरह काम करेगी क्या आपकी वंदे मेट्रो, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा 100 किलोमीटर तक चला करेगी मैक्सिमम, ठीक है, 100 किलोमीटर तक चलेगी, एक सिटी से दूसरी सिटी, या फिर एक सिटी को अंदर से सारी की सारी कनेक्ट कौन करेगी? वंदे मेट्रो। जैसे नॉर्मल मेट्रो हमारी है जो दिल्ली वगैरह में है, उसी तरह होगी आपकी वंदे मेट्रो, ठीक है, उसी तरह वंदे मेट्रो होगी। उसी तरह से सारा काम होगा, अफोर्डेबल होगी। अफोर्डेबल मतलब कि सबकी जितनी सबके मतलब पैसे परेशानी नहीं होगी किसी को। अफोर्डेबल का मतलब पैसे की परेशानी नहीं होगी, जो कम मतलब सस्ती होगी थोड़ी, ठीक है, और चीजों के मुकाबले थोड़ी सस्ती होगी, है ना। जैसे मेट्रो जो जैसे आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो थोड़ी सस्ती ट्रेन है, उसमें सब फैसिलिटीज है, एसी वगैरह और अच्छे से अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, लेकिन उसका पैसा इतने नहीं है, ठीक है। उसी तरह वंदे मेट्रो में भी होगा, पैसे बहुत ज्यादा नहीं होंगे, अफोर्डेबल ट्रेन होगी, एक नॉर्मल आदमी भी उसमें आराम से ट्रेवल कर सकता है। जैसे नॉर्मल मेट्रो में नॉर्मल आदमी ट्रेवल कर सकता है, उसी की तरह, ठीक है। और क्या होगी? हाई स्पीड ट्रेन होगी, वो तो बताई थी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी, उसी का वर्जन होगा, ओके। तो ये कब तक की लॉन्च होने की बात हो रही है? ये लॉन्च होने की बात हो रही है दिसंबर 2023 तक, ठीक है। कौन सी ट्रेन? वंदे मेट्रो। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको, परसों शायद, है ना, जो लास्ट वीडियो थी उसमें शायद मैंने आपको वंदे एक्सप्रेस के बारे में बताया था, वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, एक नई जो राजस्थान की लॉन्च हुई है ना। तो अब ये समझ लीजिए, ये हो रही है वंदे मेट्रो की बात। चलिए, नेक्स्ट न्यूज क्या है? भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन हैज बीन लॉन्च्ड फॉर अंबेडकर सर्किट। तो कौन सी ट्रेन लॉन्च की जा रही है? ट्रेन का नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ये ट्रेन का नाम है, याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि भारत गौरव नाम की जो ट्रेन है कब लॉन्च हुई है, किस चीज के लिए लॉन्च हुई है, किस रूट पे चलेगी, ठीक है, कब लॉन्च हुई है ये भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है, भीमराव अंबेडकर जी, उनका जो जन्म दिवस था, उसके उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया है। 123वां उनका 123वां अभी क्या गया है? जन्म दिवस गया है 123वां, तो उसके उपलक्ष्य में इस ट्रेन को लॉन्च किया गया। क्या नाम है ट्रेन का? भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। अब ये कहां से निकलेगी? इसका रूट क्या होगा? इसका रूट होगा अंबेडकर सर्किट। अभी अंबेडकर सर्किट क्या है ना, अभी अंबेडकर सर्किट क्या है ये पता होना चाहिए। देखिए, ये ट्रेन कहां से चलेगी? दिल्ली में निजामुद्दीन से चलेगी, दिल्ली निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है वहां से ट्रेन चला करेगी। अब ये ट्रेन ना हर एक उस एरिया, हर एक उस शहर में जाएगी, पूरे भारत में हर एक उस शहर में जाएगी, हर एक उस राज्य में जाएगी, है ना, उस राज्य के हर एक शहर में जाएगी,
जहां पे भीमराव अंबेडकर कभी ना कुछ उनका रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा, जो लोगों को सारा कुछ पता चले, उनकी इनसाइड लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उन्होंने भारत के लिए क्या क्या किया है, ठीक है, उन्होंने किस वर्ग के लिए क्या क्या किया है, जैसे एक सोशल रिफॉर्मर थे, जो दलित लोग हैं उनके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है ताकि उनको राइट मिले। तो सारा जीवन उन्होंने अपना कैसा व्यतीत किया, कहाँ पढ़े हैं, कहाँ जन्म हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है ना, काम उनका महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हुआ है, ओके। और हालांकि महाराष्ट्र में ही आता था उस समय पे, मध्य प्रदेश वाला इलाका जहां उनका जन्म हुआ है, माओ नाम का वो जगह है ना। बिहार में इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। तो यही जो सब राज्य हैं, यूपी वगैरह, बिहार, ये सब, इन सब में निकल के जाता है क्या, आपका अम्बेडकर सर्किट। तो ये जो ट्रेन है पूरी की पूरी अम्बेडकर सर्किट पे घूमेगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी, कौन सी, रामायण सर्किट की, है ना। राम सर्किट था, रामायण सर्किट उसका नाम था, जिसमें क्या था, रामायण, राम जी जब वनवास गए थे तो जिस जिस जगह से वो होके गए थे, या रामायण के जहां जहां कोई भी साक्ष्य मिलते हैं वहां से वो ट्रेन होके निकल रही थी। इसी तरह ये जो ट्रेन है आपकी, कौन सी, भारत गौरव ट्रेन, ये टूरिस्ट ट्रेन है, लोगों को इसमें आराम से लोग जा सकते हैं। और कहां कहां से निकल के जाएगी, ये अम्बेडकर सर्किट से निकल के जाएगी, हर एक जगह से जहां पे अम्बेडकर जी का कुछ ना कुछ जीवन व्यतीत हुआ, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है जिस जगह के लिए, ठीक है। ये लॉन्च कब हुई थी, 123वें जन्म दिवस पे, 123वां जन्मदिन, 123rd जन्म दिवस था किसका, बर्थडे था किसका, भीमराव अंबेडकर जी का, ठीक है। दिल्ली के निजामुद्दीन से चलेगी, 8 दिन 7 रात के लिए पूरा टूर होगा, ठीक है। 8 डेज 7 नाइट का पूरा टूर होगा, ठीक है ना। अब ये लॉन्च किस लिए किया गया है, ये ट्रेन जो है इसको लॉन्च क्यों किया गया है, देखिए, एक तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सबको अवेयर हो, लोगों को जागरूकता हो, भीमराव अंबेडकर के बारे में लोग जाने, है ना। तो दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाना। अब ये डोमेस्टिक टूरिज्म क्या है, पहले तो टूरिज्म जानते हैं क्या है। देखिए, टूरिज्म क्या होता है, जब एक जगह से लोग दूसरी जगह पे घूमने जाते हैं तो वो टूरिस्ट उनको बोलते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट ट्रेन लिख रहा है ना, तो टूरिस्ट इसको बोलते हैं। अगर हम किसी जगह पे घूमने जा रहे हैं तो वहां के लिए टूरिस्ट हो गए, है ना, जो वहां रहने वाले हैं वो वहां के लोकल्स हो गए। तो वहां पे जो कमाई होती है टूरिज्म से, यही तो होता है, वहां पे कमाई होगी, जब लोग घूमने जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ खेलेंगे, कहीं घूमेंगे, तो उससे कमाई होती है, वही सब होता है टूरिज्म, ठीक है। उस जगह के बारे में लोगों को और को पता चलता है, फिर और लोग वहां पे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, टूरिज्म होगा, चाहे वो हम अपने देश के अंदर जाएं, हम कहीं देश से बाहर जाएं, या फिर कोई और देश के लोग हमारे यहाँ पे घूमना है, सब टूरिज्म होता है। अब डोमेस्टिक टूरिज्म क्या है, डोमेस्टिक टूरिज्म मतलब जब अपने लोग, जैसे हम हैं, हम लोग भारत के अंदर अंदर ही घूमेंगे, ठीक है, हम लोग भारत के अंदर अंदर ही घूमेंगे, उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे डोमेस्टिक टूरिज्म, ठीक है। जब हम खुद लोग अपने देश के अंदर अंदर घूमेंगे, इसको बोल देते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म। तो ये जो हो रहा है आपका भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, हम जहां भी घूमेंगे भारत के अंदर ही घूमेंगे, तो इसी वजह से क्या बोला जा रहा है, डोमेस्टिक टूरिज्म। तो डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। दूसरी एक स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कौन सी स्कीम थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कौन सी स्कीम थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उस वाली स्कीम को भी आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसी वाली स्कीम को भी आगे बढ़ाने के लिए ये जो ट्रेन है भारत गौरव नाम से इसको लॉन्च किया जा रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। रत्नाकर पटनायक अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इन्वेस्टर ऑफिसर ऑफ एलआईसी। तो एलआईसी के नए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर कौन चुने गए हैं, रत्नाकर पटनायक। कौन, रत्नाकर पटनायक। अच्छा, एलआईसी के बारे में तो आप जानते हो, एलआईसी की फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे आप, लाइफ कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं। एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है। क्या बोलते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम, ठीक है ना। ये क्या है, एलआईसी की, एलआईसी का नाम है हिंदी में, और इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पूरा नाम जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भी किस चीज के लिए होती है कंपनी, ये कंपनी जो है किस चीज के लिए है, देखिए पहली चीज ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ये, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये कंपनी आती है ना। और उसका काम क्या है, इसका काम है इंश्योरेंस प्रोवाइड करना लोगों को, है ना। आप सुन रहे होंगे एलआईसी ने ये वाली इन्वेस्टमेंट पॉलिसी निकाली है, ये निकाली है, एड देखते हो गया आप, एलआईसी की टैगलाइन है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, ऐसे करके जो पूरा है वो किसके लिए, वो एलआईसी के बारे में। तो वो कौन है, एलआईसी है। तो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड, सॉरी क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है लोगों को, और इन्वेस्टमेंट करती है, जो अलग अलग कंपनीज होती है उनमें इन्वेस्टमेंट करती है। वो किसी भी प्रकार की कंपनी हो सकती है, वो तो मतलब जो इनको ठीक लगे कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट करने से कुछ फायदा होगा, ये कंपनी ग्रोथ करेगी, तो ये क्या करती है, इन्वेस्टमेंट्स भी करती है और इंश्योरेंस भी करती है, ओके। कौन सी कंपनी, एलआईसी, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ये बनाई कब गई थी, 1956 में ये कंपनी बनी थी। कब,
1956 में बनी थी। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है इसके हेडक्वार्टर? मुंबई में। ओके, तो ये किसके बारे में हो गया? एलआईसी के बारे में। इसके नए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर चुने गए हैं, कौन? रत्नाकर पटनायक। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। यूक्रेन आस्क इंडिया फॉर एंट्री इन G20 समिट। तो यूक्रेन ने क्या पूछा है? यूक्रेन ने इंडिया से बोला है, आज मतलब बोला है या पूछा है, जो आप बोलना चाहो, किस चीज के लिए? कि इनको एंट्री दे दी जाए G20 समिट में, 2023 वाली जो है, यहाँ 2023 लिख देता हूं मैं, G20 समिट 2023, इसमें यूक्रेन को एंट्री दे दी जाए। देखिए अभी अभी क्या हुआ, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, कौन? जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की उनका पूरा नाम है, तो जेलेंस्की मैं बोल रहा हूं इसलिए, तो जेलेंस्की उनका नाम है। उन्होंने क्या किया, अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने पहली चीज लिखी कि जो इंडिया हमारी मदद कर रहा है, किस चीज के लिए? ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए। ह्यूमैनिटेरियन एड मतलब जो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जिस चीजों की दवाई की जैसे जरूरत होती है, खाने की चीजें, पीने की चीजें, ऐसी सब चीजें जो होती हैं, जो जिंदगी, किसी इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसी चीजें कौन? भारत यूक्रेन को दे। भारत पहले से भी दे रहा है, तो और लगातार देता रहे। ये उस चिट्ठी में पहली चीज लिखी थी। ठीक है, पहली चीज ने लिखी थी ह्यूमैनिटेरियन एड। दूसरी चीज क्या लिखी थी? दूसरी चीज लिखी थी कि भारत जो है यूक्रेन को, या फिर जेलेंस्की, हाँ भाई यूक्रेन को बुलाए या जेलेंस्की को बुलाए, क्योंकि आने तो जेलेंस्की है ना, तो यूक्रेन को किस चीज में बुलाए? G20 समिट जो 2023 भारत में होने वाली है, इसमें बुलाए। देखिए मैंने आपसे कहा था, ये 2023 की जो G20 समिट है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत में होने वाली है। तो इससे रिलेटेड हर एक जो डेवलपमेंट है उसको ट्रैक करिए, उसको देखिए, है ना। कोई चीज मैं नहीं कवर करवा रहा हूँ, तो आप अपने आप भी देखिए। हर चीज आपको G20 से रिलेटेड पता होना चाहिए, कौन सी मीटिंग कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, ठीक है ना। तो अब कौन सी मीटिंग में बुलाने के लिए कहा है G20 की में, है ना, कौन सी मीटिंग में बुलाने के लिए कहा है G20 की में? किसने? आपके जेलेंस्की ने, या फिर यूक्रेन ने कौन सी मीटिंग में बुलाने के लिए कहा है? देखिए जो सितंबर में इसकी मेन मीटिंग होने वाली है। देखिए G20 की पूरे साल मीटिंग चलती है G20 की, ठीक है। कभी कोई मीटिंग, कभी कोई मीटिंग, थिंक टैंक की मीटिंग, बिजनेस की मीटिंग, है ना, अलग अलग फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग, फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग, सब चलती है। जो सबसे एंड में मीटिंग होती है, कब होगी? इस बार होगी सितंबर 2023 में वो मीटिंग। वो होती है लीडर्स की मीटिंग, उसको बोलते हैं लीडर समिट, G20 लीडर समिट। अब इसमें लीडर कौन से जाते हैं? इसमें लीडर जाते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री सबसे बड़े लीडर हैं, तो प्रधानमंत्री। अमेरिका के प्रेसिडेंट सबसे लीडर है, तो प्रेसिडेंट। आपके चाइना के प्रेसिडेंट हैं, तो वो भी प्रेसिडेंट। जापान के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री, है ना। तो ये सब जो बड़े बड़े, सबसे बड़े बड़े लीडर होते हैं अपने देश के, वो सब इस मीटिंग में आते हैं, ठीक है। तो इसी मीटिंग में क्या बोला जेलेंस्की ने, यूक्रेन ने क्या बोला है कि आप हमको भी बुला लीजिए, है ना। अब आप पूछोगे तो इनको बुलाया नहीं है क्या, है ना, क्यों नहीं बुलाया? क्या G20 का हिस्सा भी है ये? जो यूक्रेन है ये G20 का हिस्सा भी है? पहले समझिए G20 है क्या। G20 वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन दोबारा से सुनिए। G20 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। ऐसे 20 देश जिनकी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, जिनकी सबसे बड़ी जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में, जिनकी टॉप 20 में आती है, वो सारे 20 के 20 देश कहां आते हैं? G20 के मेंबर है, G20 के सदस्य हैं। तो यूक्रेन G20 का सदस्य नहीं है, ठीक है, यूक्रेन G20 का सदस्य नहीं है। तो फिर यूक्रेन क्यों बोल रहा है? अब आप पूछोगे, देखो जो सदस्य है वो तो आएंगे ही आएंगे, सीधी सादी बात है। तो फिर यूक्रेन क्यों बोल रहा है कि उनको बुलाया जाए? अब देखिए क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होती है, होस्ट कंट्री मतलब जो कंट्री होस्ट कर रही है, जैसे इस समय इंडिया होस्ट कर रहा है, तो जो होस्ट कंट्री होती है उसके पास क्या होता है? देखो ये तो 20 के 20 मेंबर आएंगे, इनके लीडर तो आएंगे ही आएंगे, और जो होस्ट कंट्री होती है उनके पास एक और चीज है, क्या? कि वो किसी को भी एज अ गेस्ट बुला सकती है ना, एज अ गेस्ट बुला सकती है, समझ गए आप। तो उनको कैसे भी बुला सकती है, गेस्ट की तरह। जैसे इस समय इंडिया किस किस को बुला रहा है? बहुत सारे देशों को बुला रहा है सॉरी, इंडिया बहुत सारे देशों के लीडर को बुला रहा है, जैसे बांग्लादेश के को बुला रहा है, यूएई के को बुला रहा है ना। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है, कौन? शेख हसीना। यूएई की जो लीडर है उनको बुलाया जा रहा है ना। और आपका नाइजीरिया के लीडर को बुलाया जा रहा है, नीदरलैंड के लीडर को बुलाया जा रहा है, रवांडा के लीडर को बुलाया जा रहा है। ऐसे इंडिया 10-12 देश है जिनके लीडर्स को बुला रहा है। सिंगापुर के लीडर को बुलाया जा रहा है, मॉरिशस के लीडर को बुलाया जा रहा है ना। और भी बहुत सारे देश है जिनके लीडर को इंडिया बुला रहा है अपने यहाँ पे, अपने देश में। तो इसी गेस्ट की लिस्ट में यूक्रेन को भी जोड़ दिया जाए, ये यूक्रेन ने बोला है, ठीक है, ये यूक्रेन ने बोला है, समझ गए आप। अब देखिए दिक्कत क्या है इसको जोड़ने की, यूक्रेन को जोड़ने की या ना जोड़ने की। पिछली बार लास्ट ईयर ये मीटिंग 2022 वाली कहां हुई थी? 2022 वाली जो G20 समिट हुई थी, ये हुई थी इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में हुई थी। वहां पे इनको बुलाया गया था, जेलेंस्की को सॉरी, जेलेंस्की को वहां पे बुलाया गया था, क्योंकि
जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है कहाँ के, यूएसए के, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था इंडोनेशिया के जो वो है गवर्नमेंट है कि इनको बुलाओ, कैसे भी बुलाओ। जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो उन्होंने इनको बुलाया। तो जब इनको बुलाया गया, मतलब बुलाने का मतलब इनको इन्विटेशन दिया गया था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आए थे, खुद नहीं आए थे वहां पे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे इन्होंने बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोली, किसके बारे में, रशिया के बारे में, क्योंकि उस समय रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, जो अभी भी चल रही है, ठीक है। तो बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोली, रशिया को उल्टा सीधा बहुत कुछ सुनाया, है ना। फिर इन्होंने एक चीज और बोल दी, G19। अब ये G19 क्या है? देखो, G20 में से अगर रशिया को निकाल दे, क्योंकि रशिया भी G20 का मेंबर है, टॉप 20 इकोनॉमीज में आता है रशिया भी, चौथे नंबर पे आता है रशिया भी, है ना। तो नहीं, चौथे या 6 नंबर पे आता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है ना। लेकिन G20 का मेंबर है रशिया। अब रशिया को अगर G20 से निकाल दो तो 19 कंट्री G20 में रह जाएंगी, 20 में से एक कम हो गई। तो वही बोला इन्होंने, किसने, जेलेंस्की ने, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा प्लानिंग चल रही है, किसके द्वारा, जो बहुत सारी कंट्री है जो रशिया को पसंद नहीं करती, जैसे आपकी यूरोप की बहुत सारी कंट्री हो गई, है ना, यूक्रेन हो गया, यूक्रेन भी यूरोप में आता है ना, यूएस वगैरह हो गया, और भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सब क्या कर रहे हैं कि रशिया को धीरे धीरे सब ग्रुप से निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ से बात चल रही है G20 से कैसे निकाल दिया जाए रशिया को, लेकिन G20 में बहुत सारी और भी कंट्री हैं जो रशिया का साथ देती है, इसलिए रशिया रुका हुआ है अभी तक। फिर जैसे FATF से निकाल दिया था रशिया को, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाले ग्रुप से निकाल दिया था। ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट होती है, जिसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में पड़ा था, मैंने आपको पहले बताया है ना। FATF के बारे में मेरी पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देखोगे, प्लेलिस्ट मिलेगी, किसके नाम से, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, वहां पे FATF की पूरी वीडियो मिल जाएगी, आप समझ सकते हैं FATF के बारे में। फिर यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारी बॉडीज है जहां से ह्यूमैनिटेरियन राइट्स है ना, वो ह्यूमन राइट काउंसिल है, वहां से निकाल दिया गया रशिया को। और भी बहुत सारी जगह जहां से रशिया को धीरे धीरे निकालने की कोशिश चल रही है ना। अब उसमें दिक्कत क्या है, देखिए, अगर आप किसी भी देश को, है ना, ऐसे अपनी दुश्मनी की वजह से हर चीज से बाहर निकालते रहोगे, उसको कॉर्नर कर दोगे, उसको बिल्कुल किनारे कर दोगे ना, है ना, वो भी रशिया जैसे देश को, अगर कोई छोटा मोटा देश है तो वो तो चलो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन रशिया जैसे देश को जो हर एक चीज के लिए कैपेबल है, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, सुपरसोनिक मिसाइल भी है, सब चीजें उसके पास, टैंक दुनिया से सबसे अच्छे हैं, है ना। अगर आप ऐसे देश को किनारे करोगे ना, तो एक समय तक अगर गुस्से में आकर उसने कुछ गलत कदम उठा दिया तो बहुत सारे लोगों को उसकी वो हर्जाना भरना पड़ेगा। समझ रहे हो आप, ऐसे किसी भी देश को आप कॉर्नर नहीं कर सकते। चलो रशिया तो मान लो कोई छोटा देश होता तो एक बार को मान भी लेते, लेकिन ऐसी सिचुएशन में तो छोटे देश बहुत उल्टे सीधे काम कर जाते हैं, और ये तो रशिया है इतना बड़ा देश, तो आप कैसे उसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, कॉर्नर नहीं कर सकते। जैसे G8 से बाहर निकाल दिया था, गया था रशिया को 2014 में। G8 क्या है, देखिए इस समय पे जो G7 है, मैं G7 के बारे में पढ़ा चुका हूँ अपनी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में, वहां जाकर देख सकते हो। तो G8 हुआ करता था पहले ये, फिर जब 2014 में रशिया को बाहर निकाल दिया गया तो ये क्या बन गया, G7 बन गया। तो यही प्लान इनका चल रहा है कि G20 को G19 बना लिया जाए, है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जेलेंस्की यहाँ पे आना चाहते हैं दोबारा से रशिया को उल्टा सीधा सुनाने के लिए, है ना। अब देखो, पुतिन जो है, इंडोनेशिया तो गए नहीं थे क्योंकि इनके अच्छे रिश्ते है नहीं, है ना, और इंडोनेशिया के ऊपर बाइडन प्रेशर भी डाल सकते थे जेलेंस्की को बुलाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इतना मजबूत देश नहीं है। लेकिन इंडिया की बात करेंगे हम जो, तो इंडिया में पुतिन आ रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडिया के, इंडिया बहुत अच्छा दोस्त है उनका। दूसरी चीज, इंडिया के ऊपर बाइडन भी डायरेक्टली प्रेशर नहीं डाल सकते, है ना, तो उनको बुलाओ, क्योंकि इंडिया सुनता नहीं है ऐसे किसी की, इंडिया का जो सही लगेगा वो करेगा इंडिया, है ना, इतना कमजोर देश नहीं है भारत, है ना, बहुत मजबूत देश है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, यूक्रेन खुद आगे बढ़ के कह रहा है कि हमको बुला लो, हमको बुला लो, क्योंकि इस समय पे बाइडन कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार वो कर सकते थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसने, जेलेंस्की ने, इस बार उनको कहना पड़ रहा है। समझ रहे हो आप। अब जेलेंस्की यहाँ पे आएंगे, है ना, और पुतिन भी आ रहे हैं, फिर वो उल्टा सीधा मान ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी करेंगे बात, तो भी उल्टा सीधा रशिया के बारे में बोलेंगे। अब आप उस मीटिंग में बैठे हो, आपके बारे में कोई बुराई कर रहा है सामने खड़े होके, तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। तो ऐसी रशिया को भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे क्या होगा, भारत और रशिया के रिश्ते खराब होंगे। तो इसी वजह से इंडिया अवॉइड भी कर रहा है इस चीज को। जैसे इंडिया से पूछा गया कि बुलाया जा रहा है कि नहीं बुलाया जा रहा, किसको, यूक्रेन को, तो इंडिया ने क्या बोला, देखो हमको ये जो G20 है ना, ये इसलिए नहीं बनाया गया कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसको शांत कराना है हमें, ये बनाया गया है अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर, ये बनाया गया है जो G20 ग्रुप है अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर, जो भी तो 20 जो टॉप 20 अर्थव्यवस्था इसका मेंबर है, सब इसके सदस्य है, क्योंकि अर्थव्यवस्थाओं के लिए बनाया गया है। अब हम इसको जबरदस्ती एक लड़ाई की तरफ नहीं मोड़ सकते। जो 2022 वाली G20 समिट हुई थी इंडोनेशिया में, वो सारी की सारी रशिया यूक्रेन लड़ाई पे चली गई थी, उसमें कुछ और फैसला ही नहीं हुआ। तो ये लगातार हम दूसरी मीटिंग ऐसी नहीं कर सकते जो रशिया यूक्रेन लड़ाई के ऊपर ही चली जाए। हमको किस चीज के ऊपर फोकस करना है, हमको फोकस करना होगा और भी जो परेशानी दुनिया में चल रही है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डूबते चले जा रहे हैं, पैसा नहीं है उनके लोगों के पास, खाने के लिए पैसे नहीं है ना, कुछ नहीं है उनके पास, है ना, उनकी अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है अच्छे। तो ऐसे देशों के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए, ना कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई पे एक और मीटिंग को बर्बाद कर दिया जाए। ये इंडिया का कहना है, ठीक है।
चलिए वैसे आगे इसमें कुछ होता है तो देखेंगे कि इंडिया बुलाता है रशिया इनको, यूक्रेन को नहीं बुलाता है ना। अभी तक के लिए कोई जवाब नहीं दिया गया है इंडिया के द्वारा। अभी तो थोड़ा समय, अभी तो काफी समय, अप्रैल ही चल रहा है, सितंबर में सबमिट होगी। बुलाया जाएगा अगर किसको, यूक्रेन को, तो आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे बुलाया जा रहा है कि नहीं बुलाया जा रहा है। रशिया का क्या रिएक्शन आएगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। अभी तो कोई रिएक्शन रशिया का आया नहीं है क्योंकि इंडिया ने अभी कुछ बोला भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बोर्ड भी आपने पूरा देख लिया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो आपकी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखिए। कोई न्यूज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई तो पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये चीज है जो हमारी समझ में नहीं आई। तो जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी 18 अप्रैल की, उसमें मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा जो भी आपकी समझ में नहीं आया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमारी जो वीडियो है, हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षक, इसको लाइक करें, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और हमको जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स के पार पहुंचा दें। ठीक है, तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।